स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है ऑन दी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के बारे में डिस्कशन होने वाली है। आप जानते हैं कि ईडी कई दिनों से चर्चा के विषय बना हुआ है। ईडी की एक्शन चल रही है कई सारे लेजिस्लेटर्स के ऊपर। संजय राउत हो गए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सभी के मामलों में ईडी हैज़ बीन इन न्यूज़। इस डिस्कशन को हम लोग दो भागों में करेंगे। पहले भाग में हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन सा वर्डिक्ट है ये? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ अमेंडमेंट आया था, उन अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया था और उसके प्रति एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जिसके तहत ईडी की पावर्स जो बढ़ाई गई थी दैट हैज बीन अपहेल्ड और इट हैज बीन हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो हम लोग पहले इस वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या बदलाव लाए गए थे, क्या है ये वर्डिक्ट। उसके बाद हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बात करेंगे। ईडी एज एन इंस्टीट्यूशन, ईडी की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ईडी की पावर्स क्या है, ईडी की फंक्शंस क्या है, और अंत में हम लोग सवाल उठाएंगे, इज ईडी बीइंग मिसयूज्ड, राइट। तो इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलेगी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए डबली इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, मेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, या फिर सिंपल एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जहां पे आपको एलिमिनेट करना है और ऑप्शन को चूज करना है, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। तो उसके प्रति आपको यहाँ पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। टू गेट टू नो ऑल दैट इंफॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट स्पॉट। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच 4 इज बिगिनिंग फ्रॉम 22 अगस्त 2022। इसमें आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस चलेंगी, आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ज्ञानवाणी सेशन मिलेंगे, आपको ग्रुप मेंटरशिप का प्रोग्राम मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में मिलेगी फॉर द कॉस्ट ऑफ जस्ट 18,999। आपको केवल एक काम करना है, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव, RAHULLIVE विदाउट एनी स्पेसेस जब भी आप चेकआउट करो। इसके अलावा हमारी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का ऑप्शनल भी स्टार्ट होने वाला है जल्दी, ज्योग्राफी का ऑप्शनल भी शुरू होने वाला है, उस पर भी आप राहुल लाइव कोड इस्तेमाल कर सकते हो। यू विल गेट हेवी डिस्काउंट ऑन दोज कोर्सेज एज वेल। डू अवेल दीज बेनिफिट्स। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि दो भागों में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे PMLA के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, विच इज अगेन कनेक्टेड टू ईडी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम लोग केस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, 2019 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट लाया सरकार ने। अब ये एक्ट कैसे लाया था? 2019 में इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट में जो बदलाव लाए थे उसको उन्होंने फाइनेंस एक्ट में इंक्लूड किया था। इनफैक्ट इसके ऊपर भी कई सारी चर्चा हुई थी कि सरकार मनी बिल का इस्तेमाल कर रही है, दूसरे जो अमेंडमेंट्स है, दूसरे एक्ट्स है, उन्हें पास करने के लिए विदाउट एनी डिस्कशन, इस तरह की भी चर्चा हुई थी पहले। तो फाइनेंस एक्ट 2019 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रावधान भी डाले गए जो बदलने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए। अब किस तरह के अमेंडमेंट आए? फंडामेंटली एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। पहला चेंज था कि मनी लॉन्ड्रिंग को एक स्टैंड अलोन क्राइम बनाया गया। अब इसका मतलब क्या होता है स्टैंड अलोन क्राइम? देखिए, पहले कैसे हुआ करता था कि मनी लॉन्ड्रिंग वाज नॉट अ स्टैंड अलोन क्राइम, उसको किसी और चीज़ से जोड़ देंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी से जोड़ेंगे। यानी कि अगर पहले, देखिए 2019 के अमेंडमेंट से पहले अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा तो इट वुड नॉट बी अ क्रिमिनल एक्टिविटी, इट वुड नॉट बी अ स्टैंड अलोन क्राइम। जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, उससे जो मैंने पैसा आया है, जो प्रोसीड्स आए हैं, उसका मैं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इज इट फॉर अ क्रिमिनल एक्टिविटी, इज इट फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, इज इट फॉर एनी अदर थिंग, ओके, एनी अदर इलीगल थिंग। तो वो एक क्राइम बनता था। यानी कि पहले इट वाज अ प्रेडिकेट क्राइम और अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, इट वाज डिपेंडेंट ऑन अनदर क्राइम। यानी जो पैसा आया है वो पैसा आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन 2019 में इसको एक स्टैंड अलोन क्रिमिनल एक्टिविटी बनाई गई, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की है तो क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई। देयर इज नो नीड टू कनेक्ट इट विद सम अदर क्राइम, ठीक है। बाकी पैसा जो भी हो दैट इज अनदर, उसके ऊपर और भी अलग अलग चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा एक और बदलाव भी किया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कि जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ है, जिससे आपको पैसा आया है, वो पैसा पहले डायरेक्टली कनेक्ट करना होता था, लेकिन अभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो विद द एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड विद द एक्टिविटी। अब
इसीलिए आपने देखा होगा कि संजय राउत केस में संजय राउत हो गई, या फिर उनकी वाइफ हो गई, या फिर उनके भाई हो गए, या फिर भाई की वाइफ हो गई, सभी जगह का पैसा जोड़ रहे हैं, सभी जगह पैसा जोड़कर आपको एविडेंसेस में डाल रहे हैं. सो नाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द क्राइम. इसके अलावा कुछ और बदलाव आए थे, मेजर बदलाव. अब मेजर बदलाव क्या थे? सेक्शन 17 और सेक्शन 18 में सर्च और सीजर के पावर किसे दिए गए हैं? ईडी को. अब यहां से कुछ प्रोविजंस डिलीट किए गए थे. यानी कि पहले कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी कि ईडी को एफआईआर या फिर दूसरे जो एजेंसीज है जैसे सीबीआई हो गई या फिर पुलिस हो गई, उनकी चार्जशीट की बिना के ऊपर चार्जशीट दिखाने के बाद, एफआईआर दिखाने के बाद आप एक्शन ले सकते थे. पहले समन करेंगे, फिर सर्च सीजर के लिए चार्जशीट एफआईआर की जरूरत पड़ती थी. अभी इसकी रिक्वायरमेंट हटा दी गई, यानी कि ईडी के पावर एक्सटेंसिव कर दिए गए. इसके अलावा सेक्शन 45 को भी बदला गया, जहां पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया. यानी कि बेल मिलना अभी काफी मुश्किल हो चुका है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में. बेल विल बी वेरी वेरी टफ. इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, ईडी को एम्पावर किया गया अरेस्ट करने के लिए अक्यूज्ड को, सर्च एंड सीजर के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दिए गए. तो ये जो चीज की गई थी, पहले तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू की गई थी और उसके ऊपर आपने देखा कि ईडी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दी गई है. इस चीज को चैलेंज किया गया. इस चीज को चैलेंज किया विजय मदन लाल चौधरी, और हाल ही में 2022 में इसका वर्डिक्ट आया इन विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 केस. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी बदलाव आए थे 2019 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो वैलिड है. यानी कि अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास, ईडी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. और मनी लॉन्ड्रिंग इटसेल्फ इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी. सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग मतलब एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया. यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नाउ एनी ऑफेंस इज क्रिमिनल ऑफेंस. ये आपको समझना है, ठीक है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटिशन है जहां पे जिस रूट से बदलाव लाए गए थे उसके ऊपर चैलेंज किए थे. आधार जो बिल था वो भी एक फाइनेंस एक्ट में डाला गया था, फाइनेंस बिल में डाला गया था. इसको भी फाइनेंस बिल में डाला गया था. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की. सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा कि इसके लिए एक बिगर बेंच आएगा और ये बिगर बेंच जो है दे विल डिसाइड वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. यानी कि आप जो बदलाव ला रहे हो फाइनेंस बिल में डालकर आप दूसरे एक्ट्स को जो अमेंड कर रहे हो, ये सही है या गलत है, इसके लिए एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी और वो डिसाइड करेगी. यानी कि अभी तक की परिस्थिति ऐसी है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो अमेंडमेंट आए थे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड माना गया. यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है. तो चलिए समझते हैं ईडी क्या है और ईडी के पास पावर्स क्या है. ठीक है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एनफोर्स सम इकोनॉमिक लॉस एंड ऑल्सो फाइट इकोनॉमिक क्राइम. यानी कि स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग जुड़ा हुआ है, इनसे जुड़े हुए क्राइम्स को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और प्रोसिक्यूशन करते हैं. अब ईडी किसके अंडर काम करता है आपको ध्यान रखना है. एमसीक्यू बन सकता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईडी, जिसमें पहला स्टेटमेंट आ गया ईडी फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. गलत स्टेटमेंट है, प्लीज रिमेंबर, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है एस्पिरेंट्स को. इट वर्क्स अंडर और इट फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, आपको ये ध्यान रखना है. और ईडी अभी फिलहाल किन एक्ट्स को इंप्लीमेंट करता है या फिर एनफोर्स करता है? दो एक्ट्स को, एक है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. इन दोनों एक्ट्स को इंप्लीमेंट करता है. इसके अलावा दूसरे भी कुछ एक्ट्स के फंक्शन है जो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. अब ईडी का इतिहास क्या है? ईडी की शुरुआत हुई थी एज एनफोर्समेंट यूनिट इन 1956. पहले शुरुआती दौर में ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर था और मोस्टली फेरा से जुड़े हुए. आपको पता है कि फेरा 1947 का एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. फेरा के बाद, फेरा रिपील होने के बाद आपको अभी फेमा आया हुआ है 1990 में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया है. तो अभी ये इसको एनफोर्स करते हैं. 1957 में इसको रीनेम किया गया. पहले वो ईयू था, एनफोर्समेंट यूनिट था, अभी वो ईडी हो चुका है 1957 में. और इवेंचुअली उसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से निकालकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डाला गया 1960 में. तब से लेकर वो वहीं पे काम कर रहा है. और आपको जानना है ईडी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और उसके कई सारे रीजनल ऑफिस, जैसे मुंबई में है, दूसरी जगह पे भी ईडी के रीजनल ऑफिस है, आपको मिलेंगे. राइट, अब सवाल ये उठता है कि ईडी करता क्या है. मैंने आपको बताया दो स्पेसिफिक एक्ट्स को एनफोर्स करता है. पहला है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ये एक्ट आने से पहले फेरा को इम्पोज करता था, फेरा को एनफोर्स करता था. तो इन्वेस्टिगेटिंग वायलेशंस ऑफ फेमा लॉस,
इन्वेस्टिगेटिंग वायलेशंस और ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके अलावा आपको याद होगा 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट आया था, यानी कि जो लोग भारत में धांधली करेंगे, धांधली करके दूसरे देश भाग जाएंगे, यानी कि फ्यूजिटिव बन जाएंगे, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन और केसेस को प्रोसेस करेंगे ईडी। बहुत सारे एग्जांपल है, देयर इज विजय माल्या, देयर इज मेहुल चोकसी, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, यू कैन क्रिएट अ लिस्ट देयर। इसके अलावा ईडी के पास आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा मिस आउट कर सकते हैं एस्पिरेंट्स, ईडी के पास पावर्स है ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसेसिंग केसेस अंडर कॉफेपोसा ऑल्सो, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974। ये एक्ट रिपील नहीं हुआ है, अभी भी इट इज एक्टिव, तो इसके प्रोविजंस को भी एनफोर्स करता है ईडी। इसके अलावा नाम से आपको पता चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग इज अ ट्रांसनेशनल क्राइम, यानी कि पैसा आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, पैसा आप यहाँ से भेज रहे हो या किसी दूसरे देश में भेज रहे हो, वहाँ से आप डॉलर ला रहे हो या फिर कुछ धांधली कर रहे हो, राइट, हवाला ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, तो दूसरे देश के भी एजेंसीज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ईडी विल कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक FATF हो गया, इंटरपोल हो गया, फिर दूसरे कंट्रीज की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू स्टॉप दिस टेरर फाइनेंसिंग एक्सेट्रा, राइट। तो ईडी का ये सारा काम है। अब इसके अलावा कुछ फैक्ट्स है ईडी के बारे में, ये आपको जानना है, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ईडी के बारे में जो आपको फैक्ट्स बताने जाने वाला हूँ, स्पेसिफिकली एक स्टेटमेंट बन सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है। आपको ये जानना है, ईडी इंप्लीमेंट्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रिडोमिनेटली, जो दोनों अप्लाई होते हैं होल ऑफ इंडिया के लिए, नो एक्सेप्शंस फॉर एनी स्टेट एक्सेट्रा, पूरे इंडिया को अप्लाई होता है। इसके अलावा फेमा के अंडर जो केसेस आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दोज आर सिविल केसेस। रिमेंबर, अभी PMLA के अंडर जो एक्ट आते हैं, जो केसेस आते हैं, दोज आर क्रिमिनल केसेस, वो क्रिमिनल केसेस है। इसके अलावा ईडी को भी एक्सटेंसिव पावर दी गई है सर्च ऑफ प्रॉपर्टी की, सर्च एंड सीजर की, इवन विदाउट प्रोड्यूसिंग एन FIR, राइट, यानी कि FIR दिखाने की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईडी मेरे खिलाफ एक्शन ले रही है, तो अगर मैं ईडी को पूछूंगा तो किस बिना पे कर रहे हो, क्या आपके पास कोई FIR है, कोई चार्जशीट है किसी एजेंसी की, तो ईडी कुछ नहीं दिखाएगी। ऑल्दो ईडी कैनॉट टेक सो मोटो एक्शन, ईडी के पास एक कंप्लेंट जरूर होनी चाहिए। पहले ऐसे हुआ करता था कि ईडी हैड टू शो द एक्यूज, अगर मैं एक्यूज हूँ तो मुझे FIR रिपोर्ट देते थे वो लोग, या फिर उन्हें देना पड़ता था। FIR रिपोर्ट हो गई, चार्जशीट हो गई दूसरे एजेंसी की, पुलिस की होगी या फिर CBI की होगी, उनकी जो चार्जशीट FIR होती थी वो दिखा देते। लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं, ईडी कैन डायरेक्टली टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट। ऑल्दो एक्यूज्ड के पास, यानी कि अगर मुझ पे एक्शन हो रही है तो मेरे पास अधिकार है कि एक्शन क्यों ले रहे हैं ये जानने की, राइट। इसके अलावा ईडी खुद का एक ECIR क्रिएट करता है, यानी कि एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे कि FIR होती है वैसे ही ईडी का ECIR होता है। अब ये ECIR को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, एक्यूज को ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स मेड बाय PMLA। इसके अलावा आपको ध्यान देना है, ईडी को ऐसा जरूरी नहीं है कि समन करना है। अगर मेरे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं मुझे समन करने की, सीधे एक्शन भी ले सकते हैं। They can directly take search and seizure action against me. ED can carry out search and seizure without any summons also. Although आपको ध्यान देना है, ED cannot take suo moto action. किसी एक कंप्लेंट के ऊपर होना चाहिए, ED को कंप्लेंट मिलनी चाहिए, टिप ऑफ एक्सेट्रा जो भी होगी कि भैया इसके पास ब्लैक मनी पड़ा हुआ या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की है, इस तरह की। इसके अलावा ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, रिमेंबर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ ईडी। सारे के सारे जो पब्लिक सर्वेंट्स है दे कम अंडर ईडी। अगेन बारीक, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट गवर्नर के पास तो एक्सेप्शन पड़ी हुई है, आपको पता है। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं ईडी इज बेसिकली पुलिस, नो, ईडी इज नॉट पुलिस, ईडी ऑफिसर्स आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स, राइट। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में आपको मोस्टली रेवेन्यू ऑफिसर्स यानी कि IRS के ऑफिसर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको IPS IAS के भी ऑफिसर्स मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको IRS ऑफिसर्स यहाँ पे मिलेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर्स मिलेंगे। और इनके पास बेसिकली जो IT रेड्स करते हैं ना, IRS के ऑफिसर्स IT रेड करेंगे, अगर इनकम टैक्स की रेड हो रही है तो उस तरह के इनके पास पावर्स है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में IT ऑफिसर्स के पास रेड करने की पावर्स है, उस तरह की पावर्स है ईडी के पास। और आपको ध्यान रखना है कि अगर एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा कि सर ईडी आ गया, मेरा एग्जाम्पल ले लेते कि ईडी मेरे घर आ गई, ईडी मेरे को बोला कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, तो सब कुछ सर्च किया, सीजर किया, देखा कि भैया 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपका कोई अकाउंट नहीं है, आपने इसको कहीं पे मिसयूज किया है, जो भी किया है, और उसके ऊपर एक एप्लीकेशन रहेगी, फॉर्म रहेगी, उस पर मेरा साइन ले लेंगे, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने साइन कर दिया।
आपको पता है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंडर आर्टिकल 20 में आपको पता है कि देर इज नो डबल जेपर्डी अवेलेबल, देर इज नो डबल जेपर्डी अवेलेबल, या फिर एक्सपोज फैक्टो लॉ नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में एक्सपोज फैक्टो लॉ नहीं कर सकते, 20 क्लॉज 2 में डबल जेपर्डी अवेलेबल नहीं है, 20 क्लॉज 3 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। यानी कि जो मैंने साइन भी किया हुआ है कि भैया हाँ ठीक है, मैंने अगर साइन भी किया हुआ है कि ये चीज़ है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, यू नो दैट। लेकिन यहाँ पे जब ईडी समन्स की स्टेज पे करेगी, आपको 20 क्रॉस 3 के अंदर आपके पास ये अधिकार नहीं रहेंगे। लेकिन जब अरेस्ट होंगे तब आपके पास 20 क्रॉस 3 के बिल्कुल आपके पास ये चीज़ रहेगी। यानी कि अगर आपको समन्स किया गया है, समन्स में आप जो एविडेंस दे रहे हो दैट इज एडमिसिबल, ये आपको पता है। अगेन ऑल्दो 20 क्लॉज 3 में भी आपने सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस दे भी दिया है, तो उसके बाद भी ईडी हैज टू प्रूव इट, राइट। तो ये तो आपको पता ही है। इन जनरल इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अगर किसी ने एक कन्फेशन लेटर भी दिया है, तो दैट कन्फेशन लेटर इज ओनली एडमिसिबल along with substantial evidence, circumstantial and substantial evidence created by पुलिस। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुलिस क्या करती है कि अगर कन्फेशन लेटर भी है तो कन्फेशन में इतना डिटेल्ड होगा कि पूछेंगे कि भैया आपका जो आपने खून किया था चाकू से, तो चाकू कहाँ पे है, डेड बॉडी कहाँ पे, सीन पूरा रिक्रिएट करेंगे और वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अलॉन्ग विद द कन्फेशन दैट इज एडमिसिबल। ये आपको ध्यान रखना। तो सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो विद ईडी, राइट। इसके अलावा अब ईडी की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। देखिए ईडी के जो डायरेक्टर है दे आर अपॉइंटेड अंडर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करेगा। रिमेंबर नॉट द प्रेसिडेंट, ईडी डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। अब उस कमिटी के चेयरमैन होंगे सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और उस कमिटी में रहेंगे विजिलेंस कमिश्नर्स, दूसरे विजिलेंस कमिश्नर्स, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डीओपीटी एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी। इतने सारे लोगों का एक कमिटी है। वो कमिटी बताई कि ये ईडी डायरेक्टर्स हो, ये ईडी के ऑफिसर्स हो, तो उन्हें अपॉइंट किया जाता है, राइट। अब आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस कमिटी में सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है, ही इज द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी और द अपॉइंटिंग रिकमेंडिंग कमिटी। तो आप मुझे बताइएगा कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज द चीफ विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंटेड। इसके अलावा जो भी ईडी के जो डायरेक्टर होंगे उनका कार्यकाल 2 साल का होना चाहिए। लेकिन हाल ही में नवंबर 2021 में सरकार ने कुछ बदलाव लाए थे, जहां पे 3 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है एवरी ईयर। 2 साल अगर खत्म हो जाए ईडी डायरेक्टर के तो 1 साल, अगला साल, उसके बाद अगला साल, टोटली मैं कह सकता हूँ 5 साल तक एक ही जगह पे ईडी के डायरेक्टर रह सकते हैं विद 1 ईयर एक्सटेंशन आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 1 ईयर कंटिन्यूसली, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, सो टोटली 5 ईयर्स पॉसिबल है। अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट एंड दिस पर्टिकुलर कमिटी, जहां पे फिर से गवर्नमेंट के ही बंदे हैं, होम सेक्रेटरी, डीओपीटी के सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल, बेसिकली एग्जीक्यूटिव, दीज आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दूसरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके हाथ में सब कुछ ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे इंटरफेयर का चांस हो सकता है, ये हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। अब ये तो डिस्कशन थी पूरी ईडी के बारे में, एनफोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में। अब सवाल उठता है क्या ईडी को मिसयूज किया जा रहा है, राइट। इसका क्लियर कट जवाब तो हम लोग दे नहीं सकते, लेकिन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस ट्राई टू एस्टैब्लिश सर्टेन फैक्ट्स। देखिए जो विजय मदन लाल केस में सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, विच इज क्वाइट एग्रीबल, बिल्कुल क्वाइट एग्रीबल है, इट इज वेरी सीरियस ऑफेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट अफेक्ट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द नेशन, जहाँ पे जो क्राइम, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसका जो पैसा आता है वो आप गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आपकी टेररिज्म इस्तेमाल कर सकते हो, एनडीपीएस एक्ट में ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए एटसेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए, टेरर फाइनेंसिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम, अग्री, राइट। लेकिन जो सेंट्रल एजेंसी इसको इंप्लीमेंट कर रही है वहां पे ब्यूरोक्रेसी या फिर एग्जीक्यूटिव से इन्हें शील्ड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं ना कहीं रिंग फेंस करने की ज़रूरत है। क्यों? देयर इज अ चांस ऑफ इंटरफेरेंस बाय द एग्जीक्यूटिव। हम लोगों ने देखा चांस ऑफ इंटरफेरेंस से थ्रू दी अपॉइंटमेंट ऑफ ईडी हम लोगों ने देखा, या फिर इनकी एक्टिविटीज हो गई, दे वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि सरकार के अंडर ही काम कर रहा है। अब कुछ डेटा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इज ईडी बीइंग मिसयूज्ड। देखिए पिछले कई सालों से ईडी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ईडी हैज स्वूप्ड इनटू एक्शन। अगर हम लोग नंबर्स देखें, अगर हम लोग नंबर्स को ऑब्जर्व करें, ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जो रेट्स है
26 गुना बढ़ चुकी है 2014 के बाद। 2014 में आप जानते हैं कि फर्स्ट टाइम मोदी वन गवर्नमेंट आई थी, तब से लेकर अभी तक 26 टाइम्स रेट्स बढ़ चुकी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। अगर हम लोग डेटा को देखें 2004 से 2014 तक, दिस वाज यूपीए 1 एंड यूपीए 2, 10 सालों में 112 कंप्लेंट्स थी, 112 बेसिकली प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट्स थी विद ईडी। लेकिन 2004 से अभी 2022 तक 888 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स एंड मोर देन 3000 रेड्स हैव बीन कंडक्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के मामले में अगर हम लोग बात करें 2004 से 2014 तक यूपीए 1 यूपीए 2 में केवल 5346 करोड़ वर्थ एसेट्स और मनी वाज अटैच्ड, मनी लॉन्ड्रिंग से कनेक्ट किया गया था 5000 करोड़ के आसपास। लेकिन 2014 से 2022 तक 99,356 करोड़ वर्थ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैव बीन अटैच्ड बाय द ईडी। अब प्राइमा फेसी आप इस डेटा को देखोगे तो इससे आपको दो ऑब्जर्वेशन निकलेगी। पहली ऑब्जर्वेशन तो बहुत प्लेन है कि ईडी ने अपना काम एकदम तेज कर दिया है, क्योंकि 2014 से ईडी का काम काफ़ी तेज हो चुका है। अब इसके दो मतलब निकल सकते हैं। पहला मतलब ये होगा कि भैया 2004 से 2014 तक मनी लॉन्ड्रिंग होता ही नहीं था, या फिर कम मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग होती थी फर्स्ट, या फिर सेकंड अगर हुआ करती थी तो यहाँ पे एक्शन नहीं हुई 2004 से 2014 तक। अनदर ऑब्जर्वेशन इज अंडर द मोदी गवर्नमेंट ईडी हैज स्वूप्ड इनटू एक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं करप्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, टेररिज्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। दीज आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब इन जनरल प्राइमा फेसी, अब जैसे आपको नंबर्स मिलेंगे आपको लगेगा यार पहले 10 सालों में ईडी का ज़्यादा एक्शन नहीं था, अब 10 सालों में या फिर पिछले 7-8 सालों में ईडी का एक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि पहले या तो मनी लॉन्ड्रिंग कम थी, अभी मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा हुई है, या फिर पहले मनी लॉन्ड्रिंग पे एक्शन नहीं होती थी, या फिर अभी एक्शन ज़्यादा हो रही है, बस। ठीक है, दैट इज़ अ प्लेन ऑब्जर्वेशन। इससे तो पता नहीं चल रहा है कि मिसयूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन एक और डेटा अगर हम लोग ऑब्जर्व करें 2021 में पार्लियामेंट में एक सवाल, नॉट पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था इसी पर्टिकुलर केस में। इन्होंने पूछा सरकार से कि कितने विधायक है, कितने लेजिस्लेटर्स है जिन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट का रिप्लाई आया था कि 122 सिटिंग एमपीस एमएलएस और एक्स लेजिस्लेटर्स होते हैं, एक्स एमपीस एमएलएस, 122 मेंबर्स जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ अटैच थे, उनके ऊपर एक्शन हो रही है। अब इस नंबर को हम लोग ऑब्जर्व करें, उसमें से केवल 3 नंबर थे फ्रॉम बीजेपी। नो, इसको देखकर थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद मिसयूज हो रहा है। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग ईडी के एक्शन के बारे में बात करें, हैज ईडी बीन सक्सेसफुल, राइट। ईडी की एक्शन होती है, ईडी के रेड्स होते हैं, लेकिन ईडी का अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 17-18 सालों में 17 ईयर्स ऑफ पीएमएलएस वर्क, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी तक 5420 मनी लॉन्ड्रिंग, इससे भी ज़्यादा 5420 और थोड़ा ज़्यादा केसेस में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस फाइल किए। उसमें से कितने कन्विक्शन आए? 23 पर्सन्स हैव बीन कन्विक्टेड, 23 लोग कन्विक्ट किया। सालाना एक भी कन्विक्ट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स द कन्विक्शन रेट इटसेल्फ इज वेरी वेरी लो। सो दीज थिंग्स हैव टू चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड मनी लॉन्ड्रिंग इज अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम, और अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो मिसयूज रोकने की जरूरत है, और ईडी को कहीं ना कहीं ऑटोनोमस होने की जरूरत है। ईडी की एक्शन ऑटोनोमस होनी चाहिए, और ईडी हैज टू वर्क मोर ऑन द कन्विक्शन रेट, क्योंकि अगर आप केस फाइल कर रहे हो तो कन्विक्शन रेट अप होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कुछ और इंडिकेट करती हैं। तो यू बी द जज वट एवर इट इज, बट आई हैव पुट एवरी डेटा इन फ्रंट ऑफ यू कि एक्शन हो चुकी है, किस तरह की कन्विक्शन रेट है, एटसेट्रा। यू बी द जज, राइट। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर इस पर कोई डेवलपमेंट आएगी, अगर ईडी से जुड़ी हुई कोई खबर आएगी तो हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवालों को मिस आउट मत कीजिएगा, स्पेशली एमसीक्यू में। मैंने आपको बताया भी था पिटफॉल्स कहाँ हो सकते हैं, और एमसीक्यू बने या फिर मेंस बेस्ड सवाल बने, डू अटेम्प्ट देम वेरी साउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप जानते हैं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।